तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घरों में एकदम स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी जीडी की तैयारी करने की शुरुआत कर दी होगी। तो दोस्तों, जीएस में अब आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, आप सब लोगों ने जितना विश्वास इंस्टाग्राम पर दिखाया और उसी के साथ जो आपने यूट्यूब पर जो सिलेबस वाली वीडियो थी, आप सब लोगों के जितने भी कमेंट्स थे वो सब मैंने पढ़ लिए हैं और उन सब का जवाब अब शुरू में 2 मिनट में दूंगा। उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आप सब लोगों को करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक्स हो, जीएस, कंप्लीट जीएस कृतांशु सर कराएंगे जो मैं हूं। ठीक है, आपको हर एक चीज यहां इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। तो एसएससी जीडी में आपके 20 क्वेश्चंस वो मेरी जिम्मेदारी है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 20 में से 20 भी सही हो जाएं या फिर 16 से लेकर 20 के बीच में हमारा 100% स्कोर रहेगा, चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप एक ब्राइटर स्टूडेंट हो। बस आपको करना क्या है, हम प्रतिदिन क्लास पढ़ेंगे। जो भी हमारी क्लास होगी उस क्लास की पीडीएफ हमें कहां पर मिल जाएगी सर? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आपको सीधा टेलीग्राम पर चले जाना है। क्या कर लेना है सर? टेलीग्राम पर चले जाना है और टेलीग्राम पर आपको क्या करना है, लिखना है जीएस विद कृतांशु सर। और जैसे ही आप लिखते हैं तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां पर भी सेम डीपी होगी जो यूट्यूब चैनल पर है। अब इसी के साथ हम आज अपना एसएससी जीडी का जो सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करेंगे हम ज्योग्राफी से। अभी हमारे पास काफी समय है तो हम एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। आपको नोट्स बनाने हैं, अपनी नोटबुक बनानी है, पीडीएफ भी आपको क्लास के बाद मिल जाएगी। हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा? फॉर्मेट सिंपल सा रहने वाला है। पहले एक क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन सीक्वेंस में होंगे। ऐसे नहीं कि आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिल गया, वो सब हम बाद में करेंगे, वो होते प्रैक्टिस वाली चीजें। अभी हमें पढ़ना है। तो देखो, क्वेश्चन हो गया पहले और उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसकी डिस्क्रिप्शन हो गई जो हम अभी तक करते आए हैं। सेम इसी पैटर्न पर आगे चलेंगे, लेकिन आपको यह विश्वास दिलाऊंगा कि उस चैप्टर में जो भी टॉपिक रहेगा, जिस भी चैप्टर का सीक्वेंस रहेगा, उस चैप्टर से, उस टॉपिक से किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हम क्वेश्चन की मदद से वो क्वेश्चन देख सकते हैं और उसके बाद उसकी डिटेल पूरी पढ़ेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी तो हमारे एग्जाम में आ सकता है ना। तो इसीलिए प्रिपेयर रहेंगे। और इसी के साथ आज जो हमारा ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है मेरे भाई, उस चैप्टर का नाम है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि सबसे छोटे अणुओं से लेकर विशाल आकाश गंगाओं तक के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? ठीक है, फ्रॉम द ऑल स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स टू द जाइंट गैलेक्सीज द कॉम्बाइंड फ्रॉम इज कॉल्ड। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है? सिंपल सी एक चीज है कि अगर हम पहली चीज देखें तो यार यहां पर आकाश गंगा ऑप्शन में है, लेकिन आकाश गंगाओं का जिक्र तो हमारे क्वेश्चन में ही आ गया। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम भी क्या है सर? यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसे ब्रह्मांड कहा जाएगा जहां पर सभी छोटे अणुओं से लेकर बहुत बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं तक एक ही जगह समाहित हैं, उनको हम बोलते हैं सर ब्रह्मांड। और आज हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, जहां से जितनी भी चीजें हैं, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यहां से बचकर नहीं जाने वाला, मेरी गारंटी है। केवल एसएससी जीडी के लिए ही नहीं ये क्लास, ये यूनिवर्स पढ़ा रहा हूं, ये एसएससी जीडी के लिए नहीं, आप किसी भी एग्जाम में, यहां तक कि आप किसी भी बड़े एग्जाम में जाएंगे, यहां से क्वेश्चन बच जाए तो मेरे भाई बात बेकार रहेगी। क्लियर है? अब देखते हैं सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें पता चल गया। अब देखो क्या है, सभी छोटे छोटे अणुओं से लेकर विशाल आकाश गंगाओं तक के संयुक्त रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अभी ब्रह्मांड बना कैसे है भाई? सबसे पहले एक बात अगर हम समझें, आज से अगर हम हजारों साल पहले चले जाएं, जहां हमें साइंस का नहीं पता था, जहां हमें ज्योग्राफी का नहीं पता था, तो इंसान अपने, जब हम आदि मानव थे और हु करके चारों तरफ घूमते फिरते थे, जहां हमें कुछ भी नहीं पता था, हम जंगलों में रहा करते थे और जंगल में लेटकर आदमी हमेशा ऊपर की तरफ देखता था और कहता था वाह कितने अच्छे तारे हैं, कितना अच्छा आसमान है। तारों का भी क्या पता था ये क्या क्या चीज टिमटिमा रही हैं। अब उसके बाद साइंस की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई, हमारा इंटरेस्ट जागा किस चीज में? सूरज सुबह आता है चला जाता है, चांद शाम को आता है चला जाता है। अब ये सूरज चांद तो हमें आज पता है ना, तब नहीं पता थे। तो उसी के बेसिस पर हमने धीरे धीरे क्या किया? धीरे धीरे रिसर्च किए और आज हम ब्रह्मांड के बारे में जितना भी जानते हैं
उस सब के बेसिस पर हमसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या किस किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, क्या पढ़ा जाता है ना सर। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि बात की जाए तो ब्रह्मांड में वह सब कुछ शामिल होता है जो अस्तित्व में है, जैसे पदार्थ, ऊर्जा, अंतरिक्ष और समय, जैसे मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, हर चीज। ठीक है, आपने महाभारत अगर कभी देखी हो तो महाभारत में सुना होगा ना, मैं समय हूं जो हमेशा शाश्वत है, जो हमेशा से सदियों से चलता आ रहा है, और मैंने सब कुछ देखा है। मैंने भीष्म भी देखे हैं, मैं अर्जुन को भी देख रहा हूं, है ना, मैंने शांतनु को भी देखा था, और मैं कृतांशु को भी देख रहा हूं, और कृतांशु के आने वाली जनरेशन भी, जब तक पृथ्वी रहेगी, धरती रहेगी, समय सबको देखता है, आपको भी देख रहा है ना। तो सेम वही चीज है, समय ही सबसे बलवान है ना। तो ये सारी चीज ब्रह्मांड के अंदर ही तो आएंगी ना मेरे भाई। तो जब जब ब्रह्मांड के अंदर हर छोटे मॉलिक्यूल से लेकर हर एक बड़ी इकाई तक हमारा केवल यही चीज आती है सर, है ना। देखो, यह सबसे बड़ी भौतिक प्रणाली, और इसके बाहर कुछ भी नहीं होता है भाई। ब्रह्मांड के अंदर ही सारी चीज आ जाएंगी। ब्रह्मांड में तारे, स्टार्स, सर ग्रह, प्लैनेट्स, सर सैटेलाइट्स, उपग्रह, सर आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज और निहारिकाएं शामिल होती हैं, जिसे हम नेबुला बोलते हैं। थाइनोस की बेटी नेबुला। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप कोई मूवी भी देख रहे हैं, उसको इंटरलिंक करना सीखिए अपनी एजुकेशन से, अपनी पढ़ाई से, अपने एग्जाम से। आपने देखी होगी इन्फिनिटी वॉर, वहां पर थाइनोस है और थाइनोस की बेटी नेबुला। नेबुला क्या करती है, चमक रही है ना। इसी नेबुला से अभी क्वेश्चन बनाकर दिखाएंगे कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी आ जाइए आगे की तरफ। अब देखो मेरे भाई, ये तो हो गया हमारा सबसे पहला, ब्रह्मांड की बात हो गई सर। अब दूसरी चीज यहां से क्वेश्चन बन सकता है सर कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड। भाई ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आप वीडियो देख रहे हैं, और जब वीडियो देख रहे हैं ना मेरे भाई, सबसे पहले कमेंट में मुझे आंसर बताते चले जाएंगे कि सर पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जैसे ही दूसरे क्वेश्चन पर पहुंचे आप आंसर बताएंगे। अगर आप जानते हैं तो, नहीं जानते तो मेरे भाई सीख लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो जानता है उसके लिए बहुत बढ़िया, जो नहीं जानता वो सीख जाएगा। और क्वेश्चन तो एक बार ना है, असल में इस क्वेश्चन के बेसिस पे मुझे आपको बहुत कुछ बताना है, और जब आप सीख जाएंगे, अरे वाह मजा आ गया। सर ब्रह्मांड के अध्ययन को सिंपल सी एक चीज है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी भाई पृथ्वी के अध्ययन को कहा जाता है, जो हम पढ़ रहे हैं सर। एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र को कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी। अब देखो किस किस स्टडी को किस किस एरिया से, किस किस सेक्टर से लिंक किया जाता है, ये हमारे एग्जाम में हमसे बहुत बार पूछा जाता है। तो क्यों ना हम इसको एक बार पढ़ लें, एक बार समझ लें। भाई ज्योग्राफी किस चीज के स्टडी को बोला जाता है सर, एस्ट्रोनॉमी किस चीज की स्टडी को बोला जाता है सर, कॉस्मोलॉजी तो ब्रह्मांड को कहा जाता है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन है, हमें पता चल गया। आइए देख लेते हैं सरकार, आंसर तो सी है, एकदम सही आंसर है। बट यहां पर हम देखेंगे कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी किस चीज के अध्ययन को कहा जाता है सर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना एवं विकास का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ द ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, इस चीज के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर उसकी संरचना, स्ट्रक्चर तक, विकास और भविष्य का अध्ययन करती है, एवोल्यूशन एंड फेथ ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, उसके बाद कॉस्मोलॉजी यह बताती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और यह कैसे फैल रहा है। ब्रह्मांड अभी भी एक्सटेंड कर रहा, ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा, इन्फिनिटिव। आपने इस तरीके का सिंबल अभी तक पढ़ा हो तो आपने इस तरीके का सिंबल पढ़ा होगा ना, है ना भाई, इस तरीके का सिंबल, इन्फिनिटिव, अनंत। कहते हैं ना कि यह तो अनंत है, इसका तो ना अंत है ना आरंभ है। ठीक है, तो वही चीज अनंत कहलाती है। ओके भाई, सिंपल सी एक चीज अगर बात की जाए सर, खगोल शास्त्र क्या चीज होती है? खगोल शास्त्र, है ना। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी किस चीज के अध्ययन को कहा जाता है, ये भी समझ लीजिए सर। एस्ट्रोनॉमी तारे, ग्रह, आकाश गंगा आदि खगोलीय पिंडों एवं घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। साइंस दैट स्टडी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड फेनोमिना, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, उसको क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तारों के अध्ययन को, प्लैनेट्स के अध्ययन को, गैलेक्सीज के अध्ययन को क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, खगोल भौतिकी किसे कहा जाता है? तो खगोलीय पिंडों के भौतिक गुण, व्यवहार एवं प्रक्रियाओं के अध्ययन को कहा जाता है। एस्ट्रोबायोलॉजी
क्या ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति, विकास और संभावना का अध्ययन, ब्रह्मांड में कहां कहां जीवन पाया जा सकता है। अभी तो हम केवल इतना ही जानते हैं कि जीवन पृथ्वी पर संभव है, क्योंकि और प्लैनेट्स पर अभी पानी नहीं मिला, और पानी एक बेसिक नीड है किसी भी मनुष्य के जीने के लिए। ठीक है सर। उसके बाद एस्ट्रोमेट्री, खगोलमिति, तारों आदि की सटीक स्थिति, दूरी और गति का मापन करने के लिए एस्ट्रोमेट्री का यूज किया जाता है। एस्ट्रोमेट्री उस टर्म के लिए यूज की जाती है। उसके बाद सर अगर अगली बात की जाए तो हमसे पूछा जाएगा सिलेस्टियल मैकेनिक्स, मतलब खगोलीय यांत्रिकी। तो खगोलीय पिंडों की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति का अध्ययन। उसके बाद ग्रहीय विज्ञान, प्लैनेटरी साइंस, इसमें ग्रहों, उपग्रहों एवं ग्रहीय प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद सर एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी, हमारी आकाश गंगाओं के बाहर की वस्तुओं का अध्ययन करना। भाई हमारी जो गैलेक्सी है, अभी समझते, देखो बेसिक सी चीज होती है, जैसे एक बहुत बेसिक सी चीज अभी आपको समझा दें, यहीं पर समझा दें तो ज्यादा उचित रहेगा। जैसे कि हम बात करते हैं गांव, भाई एक बेसिक चीज होती है गांव, है ना। उसके बाद क्या आता है सर, गांव के बाद सर शहर, है ना। शहर के बाद सर क्या आ जाता है, फिर महानगर आ जाता है, महानगर। सेम उसी तरीके से मेरे भाई अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम कहां रहते हैं मेरे भाई, हम रहते हैं पृथ्वी पर, अर्थ पर। सॉरी, हम कहां रहते हैं, हम रहते हैं अर्थ पर, पृथ्वी पर। और अर्थ किसका पार्ट है मेरे भाई, अर्थ किसका पार्ट है मेरे भाई, अर्थ पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे सौर मंडल का, सौर मंडल का। ठीक है, सोलर सिस्टम। और ये जो सोलर सिस्टम है ये किसका पार्ट है, ये हमारी गैलेक्सी का पार्ट है। गैलेक्सी, गैलेक्सी का मतलब आकाश गंगा। क्या भाई भाई, आकाश गंगा। और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, कोई मुझे बताएगा। और ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी यूनिट है, देखो सबसे पहले सर हम अपनी पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर कई सारे महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों में आपका शहर की बात की जाएगी। उसके बाद सर सौर मंडल की बात की जा रही है, सौर मंडल, सोलर सिस्टम। ठीक है, जैसे एक पति हो और उसकी 8 पत्नियां हो, इसी तरीके से ऐसे आप मान सकते हैं कि भाई सूरज है और सूरज के चारों तरफ उसकी मेन 8 पत्नियां चक्कर लगा रही हैं। ठीक है, और इनके बहुत सारे साले साहब भी हैं, वो आगे चल के समझेंगे जब हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि मेरे भाई अर्थ के जो हैं 8 पत्नियां हैं, और उसी 8 पत्नियों को मिलाकर और कुछ साले साहबों को मिलाकर एक पूरा क्या बन जाता है, एक पूरा सोलर सिस्टम बन जाता है। और ये सूरज का परिवार किसका हिस्सा है, गैलेक्सीज का हिस्सा है। जैसे कि हमारे गांव में एक परिवार हो, सिंपल सी छोटी एक एग्जांपल ले लेते हैं, परिवार कुटुंब होता है, परिवार के अंदर कुटुंब होता है, कुटुंब, है ना। आपने सुना होगा ना कुटुंब, जब दावत होती है गांव में कि चूल्हा नौत दावत है या केवल एक व्यक्ति की दावत है। अगर चूल्हा नौत दावत है दैट मीन्स कि आपने उस घर के चूल्हे को नौता कि आप आज के दिन इस घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सभी व्यक्ति की दावत है, उसे बोलते हैं चूल्हा नौत दावत। ठीक है, तो क्या है, देखो भाई परिवार होता है, परिवार कुटुंब का हिस्सा होता है, और कुटुंब से फिर क्या बनता है, कुटुंब से फिर पूरा गांव बन जाता है ना। इसी तरीके से मेरे भाई, और गांव फिर पूरा एक शहर का या आपका विधानसभा का, ये किसी भी तरीके से आप जोड़ सकते हैं, उसका हिस्सा हो जाएगा। तो इसी तरीके से पृथ्वी है, पृथ्वी जो है हमारी मम्मी है, पृथ्वी हमारी माँ है। सुनील शेट्टी ने बॉर्डर फिल्म में कहा था ना, ये धरती मेरी माँ है, इसी तरीके से। उसके बाद सर सोलर सिस्टम, सूर्य, यहाँ पर हमारे पिताजी बैठे हैं पहले से ही, क्योंकि सन का चारों तरफ से चक्कर लगा रहे हैं सारे प्लैनेट। उसके बाद सर, उसके बाद क्या बात आ जाती है, गैलेक्सी, ये हमारा पूरा कुटुंब हो गया। और ऐसे कई सारे कुटुंब एक गांव में बहुत सारे रहते हैं। तो सिंपल सी एक चीज है, यहां पर हम बात कर रहे हैं गांव जो है हमारा वो ब्रह्मांड है। इसी गांव के बेसिस पर जहां आप रह रहे हैं, तो ऐसी कई सारी गैलेक्सीज एक ब्रह्मांड में रहती हैं। कहां पर रहती हैं सरकार, ब्रह्मांड में रहती हैं, याद रहेंगी, तो ब्रह्मांड में रहेंगी। ओके, तो इसी तरीके से पूरा एक सिस्टम है। अब हमारी आकाश गंगा के बाहर की भी तो आकाश गंगाएं हैं, ब्रह्मांड में केवल हमारी ही एक आकाश गंगा नहीं है, और भी बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, आगे क्लास में समझते हैं। उसके बाद सर रेडियो खगोल शास्त्र की बात की जा रही है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी की बात की जा रही है, रेडियो तरंगों द्वारा खगोलीय पिंडों की घटना का अध्ययन किया जाता है इसमें। उसके बाद अगर अगली बात की जाएगी तो ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है, दृश्य प्रकाश की सहायता से खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ स्पेस यूजिंग विजिबल लाइट। उसके बाद ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, वैज्ञानिक रूप
से इसे फिजियोडो साइंस माना जाता है, यानी है विज्ञान नहीं है। एस्ट्रोनॉमी कोई विज्ञान नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी केवल आपका ये इसकी वजह से भविष्य पता चलता है ना, वो अलग चीज है, ठीक। ज्योतिष शास्त्र। उसके बाद सर भूगोल, ज्योग्राफी, पृथ्वी की सतह, स्थानों, पर्यावरण एवं उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है इसमें। उसके बाद सर भूविज्ञान, जियोलॉजी, पृथ्वी की ठोस संरचना, चट्टानों, खनिजों एवं आंतरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी में वायुमंडल, मौसम एवं जलवायु का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। उसके बाद मेरे भाई अगला क्वेश्चन आ जाएगा, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सरकार, आइए। ग्रहों की गति के नियम। देखो भाई, हम जब पृथ्वी पर हैं, अगर हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पर से ही हमने सीखा होगा ना यार कि हमारी पृथ्वी घूम भी रही है या सूरज हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे, पहले तो शुरू में तो जिसने जो थ्योरी दी उसी थ्योरी पे विश्वास किया जाएगा, है ना। तो देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए मेरे भाई, तो ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? Who gave the laws of planetary motion? ओके, तो यहां पर ऑप्शन है, इसका सही आंसर है सर सी। और सबने कुछ ना कुछ दिया है, जिसने जो दिया है न्यूटन भाई, हमारा जानते ही है न्यूटन, ग्रेविटी, है ना। आगे की तरफ अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखेंगे सर योहानस केपलर। तो आंसर है योहानस केपलर। और योहानस केपलर है कौन? जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योहानस केपलर किस देश के निवासी थे? तो सर जर्मनी के गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। जोहानस केपलर वाज अ जर्मन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। उनका जन्म 1571 में हुआ और मृत्यु 1630 में हुई है। योहानस केपलर ग्रहों की गति के नियम देने के लिए प्रसिद्ध हैं। ओके, योहानस केपलर की बात आती है, जब जब ग्रहों की गति के नियम की बात आएगी तो योहानस केपलर की बात आएगी। यहां पर हमसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है इसी के साथ कि ब्रह्मांड का भू केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड का भू केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था? हु प्रपोज्ड द जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्स। एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, और ये तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन पैट तक के एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी को लोग आगे चलकर स्टैटिक्स बता देंगे कि सर स्टैटिक्स में तो क्वेश्चन आ गया, ज्योग्राफी में से तो आया नहीं, ठीक है। तो यहीं से यार बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सब्जेक्ट से ही हम क्या करेंगे, हम हमेशा जैसे अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो ज्योग्राफी प्लस स्टैटिक्स पढ़ेंगे, यहीं पर साथ में काम चलता चला जाएगा। जो अलग कॉन्सेप्ट है, अलग टॉपिक है, जो मैंने सिलेबस में बताए थे, अगर आपने सिलेबस की क्लास नहीं देखी तो एक बार सिलेबस की क्लास देख लीजिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, हमारा टारगेट क्या क्या है। तो इसी के साथ जैसे अभी मैं पीछे पढ़ा कर आया हूं, सारी चीजें समझा दी एक के बहाने, कॉस्मोलॉजी के बहाने आपको सब कुछ समझा दिया। इसी तरीके से यहां पर देखिएगा तो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट जो दिया था वो क्लॉडियस टॉल्मी ने दिया था। और क्या दिया था आइए समझते हैं, सभी को समझ लेते हैं एक साथ। बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग बातें बताई हैं, तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट जिसने जो बात बताई है कौन से वर्ष में बताई थी ये भी समझ लेते हैं। तो देखो जैसे सबसे पहले बात की जाए तो क्लॉडियस टॉल्मी, ये मिस्र यूनान के थे। टॉल्मी किस देश के निवासी थे? तो मिस्र यूनान के थे, इजिप्ट ग्रीस के थे। ओके, यहां पर इन्होंने ये थ्योरी कब दी थी? तो 150 एडी 150 ईस्वी में ये थ्योरी इन्होंने दी थी। और इनका कॉन्सेप्ट क्या था? भू केंद्रित अवधारणा, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। और जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट होता क्या है? इनके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र पर है और सूर्य व सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इनके कहने का मतलब था आज से मतलब मान लीजिए 150 ईस्वी, और समय जानते हैं ना आप कैसे देखा जाता है? जो बच्चे समय देखना भी नहीं जानते उनके लिए एक बात समझ लीजिए, जैसे ईसा मसीह का जन्म है ना, ईसा मसीह के जन्म को, प्रभु यीशु के जन्म को शून्य माना गया है। क्या माना गया है? शून्य। और इनके जन्म के बाद का एक वर्ष क्या कहलाया जाएगा? ईस्वी। इंग्लिश में बोला जाता है मेरे भाई एडी, एनो डोमिनी, ठीक है। और इनके जन्म के एक वर्ष का पहले का समय, एक वर्ष के पहले का समय है ना, तो क्या कहलाया जाएगा? ये कहलाया जाएगा बीसी, बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट। और इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम ईसा पूर्व। ओके मेरे भाई, इस तरीके से तो 150 ईसा मसीह के 150 साल के जन्म के बाद जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट आया था, जिसे हम 150 ईस्वी एडी बोलते हैं, ठीक है। हमारे भारत में जो कार्यकारी ऑफिशियल कैलेंडर है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ऑफिशियल कैलेंडर कौन सा है भारत का, हमारे भारत का ऑफिशियल कैलेंडर कौन सा है, तो वो है
ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा है सर? ग्रेगोरियन कैलेंडर, भारत का ऑफिशियल कैलेंडर या कार्यकारी कैलेंडर। क्या कहेंगे हम इसको? कार्यकारी कैलेंडर कहेंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर हम इसको बोलेंगे, ग्रेगोरियन कैलेंडर हम इसको बोलते हैं मेरे भाई। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, नेशनल कैलेंडर कौन सा है, तो मेरे भाई वो है शक संवत। कौन सा है? शक संवत। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? अब मेरे भाई एक बात समझ लीजिए, जो बच्चे पीडीएफ का भरोसा देते हैं, मुझ पर कई बार मैसेज आता है कि सर पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ में क्या मैं हर चीज ऐड कर दूंगा? जो मैं एक्सटर्नल बात आपको बता रहा हूं, मैं चाहता हूं आपसे केवल डायरेक्ट कनेक्शन बनाना। अगर आप कृतांशु सर से पढ़ रहे हैं तो पहले कृतांशु सर की एबिलिटी देखिए, कृतांशु सर आपको किस फॉर्म में, किस तरीके से पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, किस बेसिस पे मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, पहले एक बार वो चीज देखिए। अभी जैसे ये सारी चीजें आई, ये पीडीएफ में थोड़ी ना मिलेंगी, आपको क्लास ही लेनी पड़ेगी और आपको प्रॉपर क्लास लेनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम्स में वो सारे क्वेश्चन सही हों जो आउट ऑफ द सिलेबस या सिलेबस में से आते हैं। वो सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारा ऑफिशियल कैलेंडर हो गया और नेशनल कैलेंडर या राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा शक संवत हो गया। बात समझ में आई? तो ईसा मसीह के 150 वर्ष के बाद कौन सी कॉन्सेप्ट आया था? जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट आया था, भू केंद्रित अवधारणा आई थी। और ये भू केंद्रित अवधारणा क्या कहती है? सबसे पहले टॉलमी ने दुनिया को बताया कि पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। और देखो, सुबह सूरज आता है, हमारा चक्कर लगाकर चला जाता है, शाम को चांद आता है, हमारा चक्कर लगाकर चला जाता है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सब पृथ्वी का चक्कर लगा रही हैं क्योंकि हम अनमोल हैं। ऐसा किसने कहा था? क्लॉडियस टॉलमी ने कहा था। ये सही है? नहीं है। समय के अनुसार धीरे धीरे जानकारी का पता चला। उसके बाद निकोलस कोपरनिकस आए। सर पोलैंड के निवासी हैं ये, ठीक है। कब आई? 1543 ईस्वी में। देखो 150 ईस्वी के बाद 1543, लगभग 1400 साल बाद ये बात बदल दी गई। वरना आज तक, इतने समय तक हम क्या मानते रहे? इतने समय तक हम यही मानते रहे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में, जबकि ऐसा नहीं है। आज के समय में तो सब कुछ साफ है, हम स्पेस तक में घूम के आ गए। तो सर क्या है? निकोलस कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में बताया सूर्य केंद्रित अवधारणा, हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। सही ये भी नहीं थे, लेकिन हां कुछ बदलाव की बात कही थी। क्या कही थी? आइए देखते हैं। सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका कहने का मतलब था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी सभी, पृथ्वी या बाकी सभी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। क्लियर? किसने कहा था? निकोलस कोपरनिकस ने। सर अभी तक हमने दो चीजें समझी। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, भू केंद्रित अवधारणा किसने दी? क्लॉडियस टॉलमी ने दी। कहां के निवासी थे? सर मिस्र यूनान के थे। उसके बाद सर निकोलस कोपरनिकस आए। कहां के रहने वाले हैं? सर पोलैंड के रहने वाले हैं। कब थ्योरी दी थी? सर 1543 में दी थी। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया है, सूर्य केंद्रित अवधारणा दी है। और इन्होंने बताया था कि सर दुनिया में पूरा ब्रह्मांड सूर्य का चक्कर लगा रहा है। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्या है सर? जोहानस केपलर। योहानस केपलर कहां के निवासी हैं? सर जर्मनी के हैं। 1606 से 1619 के बीच में इन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने ग्रहों की गति के नियम बताए हैं, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, और प्लैनेटरी मोशन में इन्होंने बताया कि उन्होंने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए थे। कक्षा के आकार, तय, क्षेत्रफल, समय की परिक्रमा, काल, दूरी के संबंध। देखो समझे क्या? सूर्य सेंटर में और जितने भी ग्रह हैं वो सब कितने समय में चक्कर लगा रहे हैं, क्या उनकी कक्षाएं हैं, क्योंकि हर ग्रह अपनी एक ऑर्बिट में होता है। वो हम आगे चल के समझेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। क्लियर? तो अभी फिलहाल हम इतनी बात याद रखेंगे कि लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए हैं? योहानस केपलर ने दिए हैं। उसके बाद अगर अगली बात की जाए मेरे भाई तो गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो गैलीली कहां के थे सर? इटली के थे। कब दी? 1610 ईस्वी में इन्होंने अपनी थ्योरी दी। सूर्य केंद्रित सिद्धांत का इन्होंने समर्थन दिया था, सपोर्ट किया था हीलियोसेंट्रिक मॉडल का। इन्होंने दूरबीन से बृहस्पति के उपग्रहों और शुक्र की कलाओं का अवलोकन करके उन्होंने सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रबल समर्थन किया। गैलीलियो ने 1610 में दूरबीन से देखकर बताया कि भाई बात ऐसी है
बात ऐसी है कि जो दुनिया है या सभी ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इस बात को इन्होंने दूरबीन से देखा, इन्होंने बृहस्पति के उपग्रह देखे दूरबीन से और शुक्र की कलाओं को देखा। ओके, उसके बाद भाई मेरे भाई अगला आ जाता है विलियम हर्शल। कौन सा आ जाता है? विलियम हर्शल, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के निवासी हैं विलियम हर्शल। 1785 ईस्वी में इन्होंने थ्योरी दी सौर मंडल आकाशगंगा मिल्की वे का भाग है। इन्होंने सबसे पहली बात बताई कि जिसे तुम दुनिया पूरे ब्रह्मांड बता रहे हो ना मेरे भाई, सारे ये देखिएगा वैज्ञानिक कैसे कैसे भ्रम दूर करते हैं। अभी 150 साल पहले टॉलमी कह रहे थे, 1543 में फिर आए केपलर। कौन आए? केपलर, ठीक है, सॉरी कोपरनिकस 1543 में आए। क्या कहा? सूर्य केंद्र में है। अब देखो यहां पर कौन? विलियम हर्शल ने क्या कहा 1785 में कि मेरे भाई ऐसा है सौर मंडल जिसमें सूरज और बाकी सभी प्लैनेट है, जिसमें अर्थ है, हमारा पृथ्वी हो गई, हमारी बृहस्पति हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, हमारा मार्स हो गया, जितने भी हैं ये सब जिस सौर मंडल का हिस्सा है वो केवल आकाशगंगा का एक छोटा सा पार्ट है। किसने बताया था? विलियम हर्शल ने बताया था। ही मैप्ड द मिल्की वे and showed that our solar system is only a small part of inside the galaxy। पूरी गैलेक्सी का मिल्की वे, मैंने बताया था ना सबसे पहले पृथ्वी, जहां हम रहते हैं पृथ्वी किसका भाग है? सौर मंडल का। और सौर मंडल किसका भाग है? आकाशगंगा का, जो हम आज की जानकारी के बेसिस पर आपको बताकर आए हैं। ये वो पूरा पैटर्न है जिस पैटर्न के बेसिस पर हमने अभी तक हम उन जानकारियों तक पहुंचे हैं। जब कोई गलती करेगा तभी तो कुछ सही होगा, इसीलिए तो किसी को फेल होने पर उसकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। अगर आप किसी की मजाक उड़ाते हैं तो आप समझ लीजिए क्या चीज है भाई, इनकी गलतियों से ही हम आज के समय में यहां पर पहुंचे। उसके बाद अगले आ जाते हैं एडविन हबल। 1929 ईस्वी में इन्होंने क्या बताया? विस्तारमान ब्रह्मांड सिद्धांत। इन्होंने बताया कि दूरस्थ आकाशगंगाओं में लाल विस्थापन देखकर उन्होंने सिद्ध किया कि आकाशगंगाएं दूर जा रही हैं और ब्रह्मांड सभी दिशाओं में फैल रहा है। आज के समय में जो ब्रह्मांड है वो अभी भी एक्सपेंड हो रहा है, अभी भी फैल रहा है। उसके बाद मेरे भाई अगली थ्योरी कौन सी आ जाती है? वराहमिहिर। ये भारत के निवासी थे, 16वीं शताब्दी ईस्वी में इन्होंने अपनी क्या दी? अपनी थ्योरी दी। और इस थ्योरी में क्या बताया गया? चंद्रमा सूर्य का प्रकाश परावर्तित करता है, मतलब मून रिफ्लेक्ट सनलाइट, एडवांस्ड इंडियन एस्ट्रोनॉमी आइडियाज। देखो क्या उन्होंने बताया कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकता है तथा ग्रहण और अन्य खगोलीय घटनाओं के लिए नियम दिए। ठीक है, क्या बात बताई वराहमिहिर ने? वराहमिहिर ने बताया कि जो चांद है ना, चंदा मामा है, पृथ्वी हमारी माँ है और सूरज हमारे पिता हैं, है ना। केवल ज्योग्राफी पढ़ने के लिए इतनी बात समझनी है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम हमारा ये कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमें ब्रह्मांड पढ़ना है, हमें सोलर सिस्टम पढ़ना है, तो बहुत इजी हो जाता है। चंदा हमारे मामा है, बचपन से हमने जाना है, ठीक है। तो चंदा मामा, सूरज हमारे पापा हो गए, तो सूरज के साले कौन हुए? चंदा मामा। अभी देखते हैं कैसे ग्रहण पढ़वाते हैं दोनों एक दूसरे को, ठीक है, जीजा साले। अब यहां पर देखिएगा कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि यार जो सूरज है ना, सूरज उसके प्रकाश से चांद चमकता है। क्लियर है? चंदा जो चमकता है उसके प्रकाश से चमकता है, चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। बात समझ में आई? उसके बाद अगली चीज देख लेते हैं सर। अगला क्या? जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम के निवासी थे। 1927 से 1931 में इन्होंने महाविस्फोट सिद्धांत दिया, बिग बैंग थ्योरी दी। अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी, तो जॉर्ज लेमेत्रे ने दी। जॉर्ज लेमेत्रे ने कब दी? 1927 से 1931 के बीच में दी। कहां के रहने वाले थे? बेल्जियम के रहने वाले थे। एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड, ये आगे चल के समझते हैं, अभी इसमें समझेंगे पूरा बिग बैंग थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। अभी पहले एक बार समझ लीजिए। हर्मन बॉडी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड होयल। लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया था सीजीएल में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्मन बॉडी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड होयल 1948 में कौन सी थ्योरी दी थी? तो साम्यावस्था सिद्धांत दिया था, स्टेडी स्टेट थ्योरी दी थी इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड का न तो समय में कोई आरंभ है और न अंत, और नए पदार्थ के निरंतर निर्माण के कारण इसका औसतन घनत्व स्थिर रहता है। देखो क्या है,
ब्रह्मांड का ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत है। कौन सी थ्योरी दी थी? स्टडी स्टेट थ्योरी दी थी, साम्यावस्था सिद्धांत दिया था इन्होंने। इनके सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का ना तो अंत है ना आरंभ है, यहां पर धीरे धीरे हर चीज नई बनती रहती है और पिछली वाली चीज गायब होती रहती है। कुछ तारे समय के अनुसार मरते रहते हैं और कुछ तारे जन्म लेते रहते हैं। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे सर, अगला है एलन संडेज। ठीक है, कौन है सर? एलन संडेज है। एलन संडेज कहां के निवासी? अमेरिका के। 1960s में थ्योरी दी थी दोलनशील सिद्धांत, दोलनशील ब्रह्मांड सिद्धांत। इन्होंने इस विचार पर कार्य किया कि ब्रह्मांड पहले फैल सकता है फिर सिकुड़ सकता है और इस प्रकार विस्तार व संकुचन के चक्र चलते रह सकते हैं। एलन संडेज ने दोलनशील, पल्सेटिंग और ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी दी थी। पल्सेटिंग और ऑसिलेटिंग थ्योरी दी थी इन्होंने। क्या दिया था? दोलनशील ब्रह्मांड सिद्धांत दिया था। ठीक है, 1960s में दिया था। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार भी हो सकता है, उसके बाद विस्तार होने के बाद ब्रह्मांड सिकुड़ भी सकता है और इसी तरीके से ब्रह्मांड में बार बार विस्तार होगा, बार बार सिकुड़ेगा, जिसकी वजह से ब्रह्मांड निरंतर चलता रहेगा। ब्रह्मांड का कभी अंत नहीं होगा, चाहे पृथ्वी का अंत हो जाए, चाहे सूरज का अंत हो जाए, ब्रह्मांड का कभी अंत नहीं हो सकता। ब्रह्मांड शाश्वत है और हमेशा चलता रहेगा। चलिए भाई, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एसएससी जीडी में आपको किसी भी शिफ्ट में देखने को 100% मिल सकता है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये तो अभी पढ़ा है, इसका तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो यार। जितने भी बच्चे नए हैं, अगर बेटा पढ़ना है इस चैनल पर, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की जो आइकन है, बेल है, उसको ऑन कर लो मेरे भाई, क्योंकि अभी आपको यहां पर ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ाने हैं जो अभी तक आप केवल आपके एग्जाम्स में आते थे और आप उनको आउट ऑफ सिलेबस बताते थे। हम सारी चीजें पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, स्टैटिक्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स की हर मंडे हम लोग क्लास रखेंगे, हर वीकली मंडे। ठीक है, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं, जितना एग्जाम में आता है उतनी चीजें पढ़ेंगे प्रतिदिन। इतना करंट अफेयर, दुनिया भर की जानकारी। न्यूज चैनल नहीं बनाना है, एजुकेशन चैनल बनाना है। क्लियर है? अगली बात मेरे भाई, एडविन हबल ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी जॉर्ज लेमेत्रियर है, ऑप्शन सी न्यूटन है, ऑप्शन डी गैलीलियो है। तो बी इज राइट आंसर, जॉर्ज लेमेत्रियर। अभी तो पढ़ा है, जॉर्ज लेमेत्रियर ने बनाई थी थ्योरी। अगली बात की जाए तो सर जॉर्ज लेमेत्रियर ने क्या क्या था, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इससे पहले ना थोड़ा हम ऐसे ही समझ लेते हैं। देखो, पहले एक बात बहुत प्यार से समझिएगा, जॉर्ज लेमेत्रियर ने बिग बैंग थ्योरी में कहा क्या था, थोड़ा समझते हैं। कि देखो, सबसे पहले ऐसा हुआ होगा, ज्योग्राफी जिस भी बात में बात करती है वो कहती है ऐसा हुआ होगा या लगभग। ज्योग्राफी को प्रूव करने के लिए हमने साइंस में तीन ब्रांचेस रखी हुई हैं, जिसका पहला नाम है फिजिक्स, दूसरा नाम है केमिस्ट्री, तीसरा नाम है बायोलॉजी। ठीक है, ये इन सब चीजों को प्रूव करने के लिए बनाई गई। ज्योग्राफी थॉट देता है कि भाई ऐसा हुआ होगा। ठीक है, कैसा हुआ होगा प्रूफ साइंटिस्ट करेंगे, उसके लिए हमने रखे हुए हैं अलग से। देखो भाई क्या है, यहां पर सबसे पहले ऐसा बताते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन का बादल इकट्ठा हुआ होगा। ब्रह्मांड में कहीं एक जगह ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का जन्म हुआ होगा, ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का जन्म हुआ होगा, और इस गुरुत्वाकर्षण की वजह से आसपास हाइड्रोजन की गैस इकट्ठी हुई होगी। और जब ये हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हुई, इसके इकट्ठा होने से ये धीरे धीरे एक जगह इकट्ठी होती चली गई और ये एक सॉलिड बॉल के रूप में परिवर्तित हो गया। किसके रूप में परिवर्तित हो गया? सॉलिड बॉल के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और जब सॉलिड बॉल के रूप में परिवर्तित हो गया तो उसके बाद इसमें एक छोटी सी क्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के बाद इसमें जो हाइड्रोजन सॉलिड फॉर्म में है, यह हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा मेरे भाई हीलियम में। किसमें चेंज हो जाएगा? हीलियम में। जब हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, और बहुत ज्यादा हीट निकलने के बाद इसमें क्या होता है, एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। क्या होता है? एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है इस गेंद में, जो ये बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े आपस में कई सारे पिंडों के रूप में ये फैल जाती है। क्या कर जाती है? फैल जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े इसके इधर उधर फैल जाते हैं। जब फैल गए तो क्या हुआ मेरे भाई,
कुछ तारे, जैसे कि बात की जाए ना, अगर कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, अगर किसी इंसान की उंगली कट जाए और उस उंगली को, क्योंकि हम भी तो पंच तत्वों से ही मिलकर बने हैं ना, हम भी तो पंच तत्व क्या होते हैं, धरती, आकाश, पृथ्वी, जल, है ना, धरती, आकाश, पृथ्वी, जल, और एक क्या है, धरती, आकाश, जल, पृथ्वी और पानी, ठीक है, इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। तो जो पंच तत्व है उसी से पूरा ब्रह्मांड बना है। अगर हमारी उंगली कट जाए, उंगली कटने के बाद तुरंत हम जोड़ दें तो जुड़ी रहेगी, थोड़ा सा समय हो जाए, यही उंगली अगर ठंडी पड़ जाए उसके बाद जुड़ेगी नहीं, कितना भी कोशिश कर लीजिए। ऐसे ही जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद बिग बैंग थ्योरी हुई, जहां महाविस्फोट हुआ, चारों तरफ आपस में पिंड एक दूसरे की तरफ बढ़ गए, तो क्या हुआ, जो पिंड आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो गए और ये आपस में इनका एक सेंटर बन गया और सभी पिंड उसके फिर चक्कर काटने लगे, जहां पर मेन ग्रेविटेशनल फोर्स बन गया, उसी के चारों तरफ फिर जो सारे तारे वही है जिनके पास अपनी लाइट है, स्टार्स, है ना। अभी आगे चलकर सोलर सिस्टम जब पढ़ेंगे वहां पर सूरज एक तारा है, तो उसी के साथ उसके भाई बंधु भी बहुत सारे आएंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है जो आपस में तारे एक जगह इकट्ठे हो गए, उन्हीं को हम बोलते हैं मेरे भाई आकाश गंगा। क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। और इसी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहे होते हैं, इन्हीं आकाश गंगाओं में तारे रहते हैं, जिसमें नए तारे भी रहते हैं, पुराने तारे भी रहते हैं। इस महाविस्फोट के बाद एक सेंट्रल पावर है ब्रह्मांड की, उस सेंट्रल पावर के बाद ये सभी गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड के अंदर तैर रही हैं, घूम रही हैं, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पर, उसी आकर्षण शक्ति के बेसिस पर ये सब चीज घूम रही हैं। गैलेक्सी के अंदर अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसके बेसिस पर तारे घूमते हैं, तारों के पास अपने ग्रह होते हैं, जो जैसे हमारी पृथ्वी, मंगल, ये सब हो गए, और ग्रहों के पास अपने उपग्रह होते हैं जो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बेसिस पर अपने सैटेलाइट घुमाते रहते हैं अपने आसपास। क्लियर है, सेम यही कॉन्सेप्ट है, इसी से पूरा ब्रह्मांड बना है। अगर इसे धार्मिक बात में ले जाओ तो हिंदू धर्म कहेंगे कि ब्रह्मा जी ने धरती बनाई, मुस्लिम धर्म वाले कहेंगे अल्लाह जी ने धरती बनाई, और जी सिख धर्म तो धरती बनाने वाली बात नहीं करते, और जी क्या कहते हैं, क्रिश्चियनिटी कहती है कि यीशु ने, प्रभु क्रिसमस, है ना। तो वही सारी चीजें, ये सारी चीज इसमें आ जाती हैं। लेकिन यहां पर क्या है, इस धरती की बात की जाए तो अब इस जॉर्ज लेमेत्रे ने क्या बात बताई है, ये देखो, थोड़ी थ्योरी भी देख लेते हैं सर। बिग बैंग सिद्धांत यह बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म एवं सघन अवस्था में था। उस समय सारा पदार्थ और ऊर्जा एक ही बिंदु पर केंद्रित थी, जो भी हम अभी आपको समझाया है। उसके बाद एक विशाल विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। भाई ठीक है, इस बिग बैंग इसके बाद क्या हुआ, इस विस्फोट से पदार्थ और ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गए। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि समस्या ना हो, ठीक है। जब फैल गए तो क्या हुआ, उसके बाद सर ब्रह्मांड के फैलने के साथ साथ वह धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ठंडा होने पर पदार्थ आपस में जुड़कर कणों का निर्माण करने लगे। बाद में परमाणु, तारे, आकाशगंगा, अन्य ब्रह्मांडीय पिंड बने। इस प्रकार वर्तमान ब्रह्मांड का अस्तित्व बना। वर्ष 1967 में, याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1967 ईस्वी में रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो भाई बिग बैंग थ्योरी को डिटेल्ड एक्सप्लेन किसने किया, तो डिटेल एक्सप्लेन किसने किया। देखो भाई क्या होता है, एक व्यक्ति अपनी थ्योरी देकर चला जाता है, दूसरा उसी थ्योरी को बहुत अच्छे से री एक्सप्लेन कर दे, तो क्या होता है। देखो यूनिवर्स आपको सब पढ़ा रहे होंगे, आपने सब टीचर से पढ़ा होगा, मुझसे भी पढ़ रहे हैं, क्या पता आपको मेरे से पढ़ा हुआ समझ में ना आए, किसी दूसरे टीचर का अच्छा समझ में आए। तो अच्छी तारीफ किसकी, जो अच्छा एक्सप्लेनर हो, जो अच्छे से समझा रहा हो। और वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताते चलेंगे सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, बेकार पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एग्जाम मटेरियल नहीं है तो भाई बता देना, और क्लास चैनल यहीं अनसब्सक्राइब करके चले जाना, मैं इतना कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर बढ़िया पढ़ा रहा हूँ ना तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आ जाओ आगे की तरफ मेरे भाई, आगे की तरफ देखते हैं। सर ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझने के लिए उन्नत प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले क्या प्रयोग किया गया इसको समझते हैं सर। CERN, SERN, जिसका पूरा नाम आज के समय में यूरोपियन
परमाणु अनुसंधान केंद्र है, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। अब आप कहेंगे सर्न तो ये नहीं है, तो सर्न ये पुराने इसका इस संस्था का जो पुराना नाम था शॉर्ट फॉर्म में सर्न बोलते हैं, और आज के समय में इसका जो नाम बदल गया है वो यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च हो गया है। उससे पहले बोलते थे यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, तो SERN, ठीक है सर, SERN, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इसका पुराना नाम था। यह कहां है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है सर। सर्न 30 मार्च 2010 को सर्न ने एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर शुरू किया प्रयोग। यह बहुत पूछा जाता है, LHC इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर प्रयोग। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर प्रयोग किस चीज के लिए किया गया सर? ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए किया गया। ब्रह्मांड के रहस्य, यूनिवर्स के रहस्य जानने के लिए किया गया था। और यूनिवर्स के रहस्य जानने के लिए हमने क्या किया? LHC प्रयोग क्या है? पृथ्वी से कम, यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, 100 मीटर की गहराई पर 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई। 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग, मतलब जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और इस पृथ्वी से 100 मीटर की गहराई पर अरे भाई ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ भाई, 100 मीटर की गहराई पर एक 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई। उसके बेसिस पर देखा, क्योंकि पृथ्वी भी तो पार्ट है किसका? यूनिवर्स का, तो क्यों ना अपने से ही शुरू की जाए। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं? पृथ्वी भी तो यूनिवर्स का ही पार्ट है, तो हमने उसे जानने के लिए LHC प्रयोग किया, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर प्रयोग। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर प्रयोग कब किया गया था? सबसे पहली बार 30 मार्च 2010 को किया गया। इसका प्रयोग 2024 में भी हुआ था। ठीक है, तीसरा पार्ट जो था इसका, ठीक है सर, यहां पर देखेंगे यह वैज्ञानिकों को प्रारंभिक ब्रह्मांड जैसी यह वैज्ञानिकों को प्रारंभिक ब्रह्मांड जैसी परिस्थितियां बनाने में मदद करता है, बताता है कि सर कैसे क्या हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम सिस्टम से चल रहे हैं, ध्यान रखें, क्वेश्चन नहीं खेल रहे हैं, क्वेश्चन तो है ही। क्वेश्चन तो हमें यह बता रहा है कि इस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, लेकिन साथ ही में हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपना सीक्वेंस भी बनाकर चल रहे हैं। हमने सबसे पहले ब्रह्मांड पढ़ा, उसके बाद ब्रह्मांड कैसे बना, जो सबसे प्रूव्ड थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, हमने वो समझी। और उसके बाद अब आ जाओ आगे की तरफ मेरे भाई, देखते हैं जरा थोड़ा सा इसको भी। आ जाइए भाई। हिग्स बोसान गॉड पार्टिकल से संबंधित सिद्धांत के लिए 2013 का भौतिक नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? The 2013 Nobel Prize in Physics related the discovery of the Higgs boson God particle was awarded to which of the following scientists? ऑप्शन ए है स्टीफन हॉकिंग और रोजर पेनरोज, ऑप्शन बी है अल्बर्ट आइंस्टीन और नील्स बोहर, ऑप्शन सी है फ्रांसवा एंगल्ट और पीटर डब्ल्यू हिग्स, सी है सीवी रमन और एस चंद्रशेखरन। तो क्या है आंसर भाई, फटाफट से बताएंगे क्या है आंसर इसका? आंसर इसका फटाफट से अगर हम बताएं ऑप्शन में, यार थोड़ा कमेंट में बताइए अगर पढ़े हैं तो। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, 2013 का नोबेल प्राइज है। ठीक है, फ्रांसवा एंगल्ट और पीटर डब्ल्यू हिग्स, तो ये है इसका आंसर। पीटर डब्ल्यू हिग्स ने इसकी थ्योरी दी थी। सबसे पहले ये समझते हैं हिग्स बोसॉन है क्या, पहले समझ लेते हैं, फिर इसकी डिटेल भी पढ़ लेंगे। समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। देखो, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है या केमिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले मेरे भाई क्या होता है? परमाणु। क्या होता है? परमाणु, सबसे छोटी इकाई, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। इंग्लिश में मेरे भाई बोले तो एटम। क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है, एटम। ठीक है, अब परमाणु प्लस परमाणु, परमाणु प्लस परमाणु, एटम प्लस एटम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब अणु। भाई दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनता है, और अणु प्लस अणु, मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू पदार्थ। पदार्थ मतलब अपना मैटर। इतना हमने साइंस पढ़ा है। अब आपने, जो आपकी साइंस की बुक होगी बचपन में, आपने इस तरीके से गोले बने हुए देखे होंगे। अब ये आप देखेंगे कैसे परमाणु क्या क्या होता है, कैसा होता है, कैसे दिखता है, कैसे नहीं। साधारण जीवन में अगर हम बात करें मेरे भाई, साधारण जीवन में ये परमाणु हमें दिखते नहीं है, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। इन्हीं परमाणुओं से मिलकर हमारी पूरा शरीर बन गया है। इन्हीं परमाणुओं से मिलकर, इन्हीं एटम से मिलकर, इन्हीं मॉलिक्यूल से मिलकर हमारी सारी चीजें बन गई हैं, इन्हीं एटम्स। ठीक है,
अब एक बात बताओ, जो हिग्स बोसॉन है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? हिग्स बोसॉन इंपॉर्टेंट है किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान के लिए, मतलब उसके मास के लिए। भाई आप जानते हैं कि उसका मास या द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा उसके लिए जिम्मेदार होगा हिग्स बोसॉन पार्टिकल। ये जो बीच के गैप्स हैं, इन बीच के गैप्स को फिल करने का काम करता है हिग्स बोसॉन। ये जो बीच के गैप्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इन गैप्स को फिल करने का काम करता है हिग्स बोसॉन। और जब हिग्स बोसॉन इन गैप्स को फिल करने का काम कर दे तो ये इस पदार्थ में क्या आ जाएगा? द्रव्यमान आ जाएगा, मास आ जाएगा। किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार होता है हिग्स बोसॉन। इसीलिए इसको मीडिया क्या बोलती है? गॉड पार्टिकल बोलती है, गॉड पार्टिकल बोलती है मेरे भाई। क्या बोलती है? गॉड पार्टिकल। अब देखो एग्जांपल देखो, जैसे लोहा है तो लोहे में जो मॉलिक्यूल्स, अणु हैं, पदार्थ, एटम, मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब बहुत पास पास इकट्ठा होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, जिसकी वजह से लोहे में ज्यादा द्रव्यमान होता है, अधिक मास होता है। और इसी की जगह पर अगर हम रुई देख लें, कॉटन, तो कॉटन में क्या होता है? कॉटन में वही क्या हो जाएगा? कॉटन में वही चीज जो है बहुत ज्यादा बड़ा एरिया घेरेगी लेकिन उसका वजन कम होगा, है ना? तो वही चीज है। तो पदार्थों में द्रव्यमान के लिए जो जिम्मेदार होगा वो हिग्स बोसॉन होगा, गॉड पार्टिकल होगा। अब थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं सरकार। हाँ ठीक है, देखो हिग्स बोसॉन एक मौलिक उप परमाणविक कण है। हिग्स बोसॉन इज अ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। यह कणों को द्रव्यमान देने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसे लोकप्रिय रूप में गॉड पार्टिकल कहा जाता है। हिग्स बोसॉन की अवधारणा 1964 में पीटर हिग्स ने दी थी। इसकी खोज 2012 में सर्न में लॉर्ड हैड्रॉन कोलाइडर द्वारा की गई। पीटर हिग्स को 2013 में भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला है। अब जरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। वह आकाशगंगा जिसमें सूर्य तथा अन्य ग्रह शामिल हैं क्या कहलाती है? वह आकाशगंगा जिसमें, क्वेश्चन है, वह आकाशगंगा जिसमें सूर्य तथा अन्य ग्रह शामिल हैं क्या कहलाती है? अवर गैलेक्सी विच इंक्लूड्स द सन एंड अदर प्लैनेट्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। कहने का सिंपल सा मतलब है कि भाई जहां पर सूर्य है, जहां पर पृथ्वी है, और सब आपको पता है कि सूर्य के आसपास चारों तरफ घूमने वाले ग्रहों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम, ग्रह, सौरमंडल बोलते हैं। ठीक है, और जहां पर सूरज भी चक्कर लगा रहा हो उसे क्या बोलते हैं? आकाशगंगा बोलते हैं। और हम तो हिंदुस्तानी आदमी हैं भाई, हिंदुस्तानी या दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका कुछ ना कुछ नाम रखा होता है। तो हम ऐसा कैसा कर सकते हैं कि हम अपनी आकाशगंगा का कुछ नाम ना रखें? इट इज इम्पॉसिबल। हम तो वो लोग हैं जिसमें टीवी लगा होता है हमारे घर में, तो हम उस कमरे का नाम भी टीवी वाला कमरा रख देते हैं। ठीक है, हम वो लोग हैं जहां पर खाना बना रहे हैं उसका नाम हमने किचन रखा हुआ है। ठीक है, अरे इससे ज्यादा हम लोग तो अपनी बाइक का नाम भी राम प्यारी रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, सेम सी चीज है यार। जिस आकाश गंगा में हम रह रहे हैं उसका भी तो नाम है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिल्की वे दुग्ध मेखला इज द राइट आंसर। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है सरकार, मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है सर? दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी हम इसको बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ आगे की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं, गैलेक्सी के बारे में समझते हैं सरकार। गैलेक्सी क्या होती है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि सभी बच्चे आसानी से देख पाएं। ठीक है, हाँ जी, आकाश गंगा है हमारा हिसाब किताब, तो आकाश गंगा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं सरकार। क्या है आकाश गंगा? तो देखो, बिग बैंग के बाद बिखरे हुए पदार्थ, बिग बैंग के बाद बिखरे हुए पदार्थ, विशाल बादलों में आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ तथा प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों तारे होते हैं, कई सारे तारे होते हैं। ये तारे अंतरिक्ष में अनियमित रूप से बिखरे ना होकर बड़े बड़े समूहों में पाए जाते हैं, जिन्हें ही आकाश गंगा कहा जाता है। आकाश गंगा में नए और पुराने दोनों प्रकार के तारे सम्मिलित हैं। यही चीज हम आपको समझा रहे थे कि जब विस्फोट हुआ तो कुछ तारे आपस में एक जगह इकट्ठे हो गए, आपस में एक दूसरे के साथ घूमने लगे, और उसी को आकाश गंगा कहा जाता है। जिसे आकाश, मिल्की वे आकाश गंगा का हिस्सा हमारा क्या है? हमारा सूर्य भी है। ठीक है, और हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। जिस हमारी आकाश गंगा जिसमें सूर्य एवं उसके सभी ग्रह सम्मिलित हैं, उसे मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहा जाता है। मिल्की वे या दुग्ध मेखला। ओके, उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो यहां पर थोड़ा सा समझेंगे।
थोड़ा सा समझेंगे। क्या समझेंगे सर? एंड्रोमेडा आकाशगंगा, देखो आकाशगंगा एक नहीं अनेक है, पूरी ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, ठीक है। तो आकाशगंगा, एंड्रोमेडा जो आकाशगंगा है, जो हमारी पड़ोसन है, ठीक है, पड़ोसियों का विशेषकर ध्यान रखा जाता है, तो इसी तरीके से जो हमारी पड़ोसन है वो आकाशगंगा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे निकट स्थित प्रमुख आकाशगंगा है। इसकी दूरी लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष है, 25 लाख प्रकाश वर्ष है, ठीक है। ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसमें कितना प्रकाश वर्ष, कई बार एग्जाम में सिंपल सी बात पूछ लेगा, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? वर्ष तो सर समय होगा, अरे सर समय होगा, बस यही गलती कर दी। प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष मेरे भाई डिस्टेंस मापने की इकाई है, डिस्टेंस मापने की इकाई है। और कितना डिस्टेंस होता है एक प्रकाश वर्ष में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, ठीक है। तो 25 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमारी सबसे नियरेस्ट आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद के सबसे निकट स्थित तारा है। अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विच इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द सन, भाई सूर्य के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो आप क्या बताओगे मेरे भाई? प्रॉक्सिमा सेंचुरी बताओगे। क्या बताओगे? प्रॉक्सिमा सेंचुरी बताओगे। अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीकी आकाशगंगा कौन सी है, तो मेरे भाई आप क्या बताएंगे? एंड्रोमेडा आकाशगंगा बताएंगे। उसके बाद सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की एक परिक्रमा लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्षों में पूरी करता है, ठीक है। कितनी समय में पूरी करता है? सूर्य भी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। अगर कोई यह समझता है कि सूरज अपनी जगह पर ही टिका हुआ है तो बहुत बड़ी गलती में है। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है और सूरज आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। और सूरज आकाशगंगा का चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाता है, कोई बताएगा? सर 22.5 करोड़ वर्ष से 25 करोड़ वर्षों में यह पूरा करता है अपना एक चक्कर। और इसकी इस अवधि को गैलेक्टिक वर्ष कहा जाता है। गैलेक्टिक वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैलेक्टिक ईयर बोला जाता है कि 22.5 से 25 करोड़ वर्षों के समय को एक गैलेक्टिक ईयर बोला जाता है, एक गैलेक्सी वर्ष कहा जाता है। याद रहेगी बात, समझ में आ गई। अगली बात अगर की जाए तो सर यहां पर देखी जाएगी क्या कि रात्रि के समय में आकाश में मिल्की वे हमारी आकाशगंगा के असंख्य तारों में प्रकाश से बनी धुंधली दूधिया पट्टी के रूप में दिखाई देता है। देखो हमारी आकाशगंगा को हमने मिल्की वे किसके नाम पर रखा? तो मिल्की वे हम हमारी आकाशगंगा को इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ तारे हैं जिसकी वजह से असंख्य तारों की एक धुंधली दूधिया पट्टी सी हमें दिखाई देती है गैलेक्सी में। और भाई एक बात पूछ लीजिए, एक चीज ऐड कर लीजिए इसमें जो शायद मैं ऐड करना भूल गया हूं कि हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है मेरे भाई, स्पाइरल है। कैसा है? स्पाइरल है। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? साइज कैसा है? सर स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, याद रखेंगे मेरे भाई, बचना नहीं चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मेरे भाई बच के ना निकल जाए, याद रहेगी बात। उसके बाद सीरियस या डॉग स्टार रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आकाश में सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? सर डॉग स्टार। कौन सा मेरे भाई? डॉग स्टार या सीरियस। ओके, सीरियस या डॉग स्टार दोनों एक ही है, नाम ही एक है, ठीक है। एक ही आदमी के दो नाम है, ठीक है। उसके बाद सर बात की जाए तो सीरियस या डॉग स्टार आकाश में चमकने वाला सबसे चमकीला तारा है। उसके बाद मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारी आकाशगंगा में सबसे शीतल एवं चमकीले तारों के समूह, हमारी आकाशगंगा में सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह किस निहारिका को माना जाता है? ठीक है। विच नेबुला इज द कंसीडर्ड द ब्राइटेस्ट एंड कूलेस्ट ग्रुप ऑफ द स्टार ऑफ अवर गैलेक्सी। ठीक है,
तो क्या है इसका आंसर? सबसे पहले भाई अभी नहीं पढ़े, अभी समझ जाएंगे। आपने सुना होगा नेबुला, नेबुला थाइनोस की बेटी है ना, निहारिका, हिंदी में बात की जाए तो निहारिका लड़कियों के नाम होते हैं, तो वही निहारिका। ठीक है, क्या है सरकार इसका आंसर? आर्यन नेबुला, ओरियन नेबुला इज द राइट आंसर। क्या होती है नेबुला, थोड़ा सा समझ लेते हैं, आइए देखते हैं इसको भी सरकार। निहारिका अंतरिक्ष में गैस एवं धूल का अत्यंत विस्तृत बादल है। निहारिका जो नेबुला है यह हमारी आकाशगंगा में गैस एवं धूल का अत्यंत विस्तृत बादल होती है, जो कई प्रकाश वर्ष तक फैली हो सकती है। प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर डिस्टेंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो नेबुला कई प्रकाश वर्षों तक फैला हुआ एक धूल और गैस का बादल होता है। निहारिका को तारों का जन्म स्थान कहा जाता है। जहां पर तारे जन्म लेते हैं उस जन्म स्थान कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के सघन भागों में नए तारों का निर्माण होता है। तो नेबुलाज में जो नेबुला होती है बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ये धूल का और गैसों का एक मिश्रण होता है, कई प्रकाश वर्षों तक फैला होता है, और इन्हीं के सघन जहां पर जो हाई डेंसली पार्ट होते हैं वहां से तारों का निर्माण होता है। द ओरियन नेबुला M42 इज one of the brightest and most steady star forming region in our galaxy। हमारी आकाशगंगा में ओरियन नेबुला M42 हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले एवं सर्वाधिक अध्ययन किए जाने वाले तारा निर्माण क्षेत्रों में से एक है, जहां पर तारों का निर्माण हो रहा है ओरियन नेबुला है। ठीक है, उसके बाद सर निहारिकाएं आकाशगंगाओं के भीतर विशेषकर सर्पिल भुजाओं में पाई जाती हैं। ठीक है सरकार, उसके बाद बात की जाए तो सिंपल सी चीज है, कुछ निहारिकाएं पास के अत्यंत गर्म तारों के कारण चमकती हैं। ठीक है, क्योंकि निहारिका चमकेगा कोई भी चीज कैसे, हमने क्या बताया था बिग बैंग थ्योरी में, हाइड्रोजन से जब हीलियम बनेगा तारे चमकते हैं। तारों के पास स्वयं का प्रकाश होता है। तारों में प्रकाश क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, जिसकी वजह से वहां पर आग जल रही है, आग धधक रही है, और उस धधकती हुई आग से ही प्रकाश चमकता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है कि सूर्य के समान द्रव्यमान वाले तारे, सूर्य के समान मतलब सूर्य के जैसे द्रव्यमान वाले तारे के जीवन चक्र का सही क्रम कौन सा है? The correct sequence in the life cycle of a star similar to the sun। ठीक है, क्या है भाई? लाल दानव तारा, निहारिका, श्वेत वामन। अभी इस क्वेश्चन को होल्ड रखते हैं, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को होल्ड रखते हैं, पहले समझ लेते हैं आंसर। तो इसका वैसे अगर तुम्हें डाउट हो तो आंसर है इसका बी, लेकिन अभी हम इसको जरा पहले समझ लेते हैं ताकि आप अच्छे समझ पाओ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लाल दानव तारा नहीं समझते। ठीक है, आइए जरा एक बार देख लेते हैं, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। अभी हम समझेंगे तारों का जन्म तथा विकास। क्या समझेंगे? तारों का जन्म तथा विकास। तो तारों का जन्म और विकास को समझने के लिए सबसे पहले मैंने क्या काम कर दिया, मैंने एक काम कर दिया भैया, मैंने एक स्लाइड ले ली, जिस स्लाइड के बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा। देखो, जब नेबुला के अंदर, किसके अंदर? नेबुला के अंदर एक तारे का जन्म हो रहा होता है, तो वहां पर कुछ गैसें इकट्ठी होती हैं, कुछ गैसें इकट्ठी होती है, बिग बैंग थ्योरी में हुआ था, कुछ हाइड्रोजन के बादल इकट्ठे होते हैं। इस हाइड्रोजन के बादल को हम सीधा सा एक चीज कहते हैं मेरे भाई, आदि तारा। क्या बोलते हैं? नहीं सॉरी, आदि तारा नहीं कहेंगे इसको हम बोलेंगे स्टेलर नर्सरी। क्या बोलेंगे? स्टेलर नर्सरी। इस स्टेलर नर्सरी के बाद मेरे भाई, जहां पर ये किसके बादल हैं? हाइड्रोजन के बादल हैं। इस हाइड्रोजन के बादलों के बाद अगर हम बात करें तो जब ये बादल एक ठोस रूप ले लें, एक ठोस रूप ले लें, अभी इससे प्रकाश नहीं निकल रहा है, अभी इससे कोई भी प्रकाश, कोई लाइट इमिट नहीं हो रही है, लेकिन स्टेलर नर्सरी के बाद जब ये गैस एक ठोस रूप ले लेगी तो उसके बाद हम इसको बोलते हैं मेरे भाई आदि तारा। क्या बोलते हैं? आदि तारा। इंग्लिश में बोले तो प्रोटोस्टार। क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टार। उसके बाद मेरे भाई अगली अगर मैं बात करूं तो आदि तारे के बाद अगर हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होना शुरू हुआ, और हाइड्रोजन हीलियम में क्यों चेंज होगा? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होगा।
ठीक है, क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, नाभिकीय संलयन होगा, जिसके बाद से आदि तारा एक पूर्ण तारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक पूर्ण तारा बन जाएगा। पूर्ण तारा मतलब एक प्रॉपर स्टार बन जाएगा, प्रॉपर स्टार बन जाएगा। ठीक है, जब ये प्रॉपर स्टार बन जाएगा मेरे भाई, तो इसके बाद इस प्रॉपर स्टार को बनने के बाद हम क्या करेंगे? इस प्रॉपर स्टार को बनने के बाद हम, जब ये तारा प्रॉपर स्टार बन जाएगा, पूर्ण तारा बन जाएगा, उसके बाद जब इसका प्रकाश, जब इसकी आउटर लेयर का लाइट कम हो जाएगी, तो उसके बाद अगर ये सूरज से छोटा है, यहां पर दो शर्तें होती हैं, यहां पर दो शर्तें होती हैं। इफ स्टार स्मॉलेस्ट और इक्वल देन सन, अगर कोई तारा सूर्य के बराबर है, सूर्य के बराबर है या सूर्य से छोटा है, तो ये पूर्ण तारा जो है, जब इसकी लाइट पूरी हीलियम में चेंज हो जाएगी, तो उसके बाद बनेगा ये श्वेत वामन। श्वेत वामन मतलब व्हाइट ड्राफ्ट। ठीक है, और अगर इसके श्वेत वामन के बाद ये बनेगा ब्लैक वामन। ठीक है, ब्लैक ड्राफ्ट। उसके बाद बनेगा ये रेड ड्राफ्ट, लाल दानव तारा, लाल दानव तारा। ठीक है, क्या बनेगा? लाल दानव तारा। तो ये पूरा एक सर्कल होता है, बड़ा होगा तो इसमें फिर ब्लास्ट होगा। आगे की तरफ समझते हैं वो सारी चीजें, वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी देखते हैं सर, यहां पर सबसे छोटी छोटी चीजें हैं, अभी इनको देखते हैं। सबसे पहले, यदि आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल काफी बड़ा होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगता है और एक घना गर्म केंद्र का भाग बनता है। इसे तारों के जन्म की प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। इसे प्रोटोस्टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोस्टार या आदि तारा। जब प्रोटोस्टार और अधिक सिकुड़ने के उसके केंद्र में तापमान और दबाव बहुत बढ़ जाते हैं, तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन स्थिर रूप से चलने लगता है। यह दीर्घ अवस्था में मुख्य रूप से यह एक अनुक्रम तारा या पूर्ण तारा, सामान्य तारा बन जाता है। जब केंद्र का अधिकांश हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है, तो केंद्र सिकुड़ता है, जबकि बाहरी परतें फैलकर अपेक्षाकृत ठंडी हो जाती हैं। तारा बड़ा तथा लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे दिखाई देता है। इस अवस्था को लाल दानव तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल दानव तारा। अब यहां पर अगर हम पहली बात करें, तो ये जो है पूरा देखो पूर्ण तारा, पूर्ण तारे के बाद जैसे ही लाइट कम होगी, लाल दानव तारा दोनों कंडीशन में बनता है, रेड जाइंट स्टार। तो रेड जाइंट स्टार जो होता है, लाल दानव तारा जो होता है, वो दोनों कंडीशन में बनेगा। और अगर सूरज से छोटा होगा तो फिर व्हाइट ड्राफ्ट और ब्लैक ड्राफ्ट बनेगा। ठीक है, और अगर बड़ा होगा तो इस लाल दानव तारे में फिर से एक बार ब्लास्ट होगा, जिससे सुपरनोवा, इसे सुपरनोवा विस्फोट बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। वो आगे की तरफ अभी हम समझेंगे। ठीक है, देखो बात यहां पर लिखी है, यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या लगभग बराबर हो, तो लाल दानव अवस्था के बाद वह अपनी बाहरी परतें छोड़ देता और शेष गर्म घना केंद्रीय भाग श्वेत वामन, श्वेत बौना और बहुत लंबे समय तक ठंडा होकर काला वामन या काला बौना बन जाता है, ब्लैक ड्राफ्ट बन जाता है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट। लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, पिछला क्वेश्चन था, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या सही आंसर होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले नेबुला होगी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। नेबुला के बाद स्टेलर नर्सरी होगी, वो छोड़ दिया, लेकिन आदि तारा यहां पर आ गया, प्रोटोस्टार। उसके बाद मुख्य अनुक्रम तारा, मतलब मेन सीक्वेंस तारा जो मुख्य तारा होता है, और उसके बाद लाल दानव, उसके बाद श्वेत बौना। ठीक है, तो यही पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका होगा। लाल दानव आ जाएगा पहले, क्योंकि लाल दानव तो सूर्य चाहे छोटा हो, चाहे कोई तारा सूर्य से छोटा हो, चाहे बड़ा हो, लाल दानव बनेगा। उसके बाद अलग अलग प्रोसेस हैं। ठीक है, अगर क्षेत्रफल में बड़ा होगा तो फिर सुपरनोवा विस्फोट होगा, वरना नहीं होगा। यहां तक बात एकदम क्लियर है। तो मैं आगे की तरफ बढ़ना चाहूंगा। आगे की तरफ बढ़ने के लिए हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी, वहां हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहां पर? जहां पर हम चंद्रशेखर सीमा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चंद्रशेखर सीमा।
ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर मेरे भाई? अगर आप समझ रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम यहां से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर अच्छी लगी तो फटाफट से नीचे कमेंट करके बता देंगे कि सर मजा आ गया, और अगर अच्छी नहीं लगी तो भी कोई बात नहीं, तो भी कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि जो बच्चा इस तरीके से पढ़ना चाहता है डिटेल्ड में अच्छे से सारे क्वेश्चन वाइज, तो वो अच्छे से पढ़ सके। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए अच्छे से। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।